10 मिनट वो तो रेगुलर चल रहा है ना, 10 मिनट से। ना, बीच में रोक दिया था जिसको, क्या बीच में रोक दिया था जी। स्टेज तो मेरा स्कूल दिख रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जो पिछला टॉपिक था हमने उसमें वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन किया था। अब ग्लोबलाइजेशन के बाद हमें लिबरलाइजेशन या उदारीकरण का भी पता होना चाहिए, किसे कहते हैं, उदारीकरण किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, याद खुद करना आपको। उदारीकरण से हमारा अभिप्राय, उदारीकरण से हमारा अभिप्राय एक ऐसी राजनीतिक प्रथा जिसमें एक देश के द्वारा अपने व्यापार और पूंजी निवेश पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, किस पर है, व्यापार व पूंजी निवेश पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें समाप्त कर देना, कम कर देना। उदारीकरण किसे कहते हैं, एक देश के द्वारा अपने व्यापार और पूंजी निवेश पर जितने भी कर लगाए गए हैं, जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन सबको हटा देना या कम कर देना, ढील दे देना ही उदारीकरण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में लिबरलाइजेशन कहते हैं, ताकि दूसरे देश की कंपनियां वहां आकर अपना व्यापार कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगा सकें, पूंजी निवेश कर सकें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इसे कहते हैं उदारीकरण। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि क्या कारण था कि भारत ने आज़ादी के तुरंत बाद व्यापार व पूंजी, सर ये बदल दो थोड़ा इस क्वेश्चन को। क्या कारण था कि भारत ने आज़ादी के तुरंत बाद विदेशी व्यापार व पूंजी निवेश पर अवरोधक लगा दिए। अब सरकार इन्हें हटाना क्यों चाहती है। ध्यान से सुने और इसको लिखें कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारा देश इस हालात में नहीं था कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। यानी हमारे देश के उद्योगपति जो थे वो दूसरे देश के उद्योगपतियों के मुकाबले कमज़ोर थे। हमारी जो टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी ज्ञान था, वो भी उनके मुकाबले कमज़ोर था। इस प्रकार भारत के जो विभिन्न उद्योग धंधे थे, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये सब किया गया, ताकि हम क्या कर सकें, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बच सकें और अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी निवेश पर अवरोधक लगाए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे हालात में सुधार होता गया
और वर्तमान में हम इस हालात में आ चुके हैं कि हम किसी भी तरीके से जो है हर प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन चुके हैं। और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन चुके हैं, रोक स्तर पर इस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपने आप को दूसरों के बराबर लाने के लिए आज हम यही चाहते हैं कि ये जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें हम भी शामिल हों, और इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए ही हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी निवेश पर लगे समस्त प्रतिबंधों को हटाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इन समस्त प्रतिबंधों को हटाना चाहते हैं ताकि भारतीय माल की गुणवत्ता में क्या आ सके, सुधार आ सके, हम भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम कर सकें। इसके बाद प्रश्न हमारा क्या बनता है? इसके बाद हमारा प्रश्न बनता है कि वैश्वीकरण के अच्छे व बुरे प्रभाव। किसके? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जो आपको मैंने बताया था। वैश्वीकरण के अच्छे व बुरे प्रभावों का वर्णन करें। वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव क्या हैं और बुरे क्या हैं? तो अच्छे प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण का पहला प्रभाव क्या है? नंबर 1, रोजगार। दूसरा अच्छा प्रभाव में क्या आएगा? अतिरिक्त उत्पादन। तीसरा क्या आएगा? गरीब देशों का विकास। चौथा इसमें क्या आएगा? वैश्वीकरण का फायदा क्या होगा? उत्पादन को बढ़ावा। पांचवा क्या आएगा? अंतरराष्ट्रीय एकता व सद्भावना। इसके डिमेरिट्स क्या है? नंबर 1, गरीब देशों का शोषण। नंबर 2, असमानता को बढ़ावा। नंबर 3, पर्यावरण की अनदेखी। नंबर 4, देश की अर्थव्यवस्था पर MNC मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा और क्या हो सकता है? नव उपनिवेशवाद भी कह सकते हैं। अब इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन सुनो आप कि जैसे ही हमने थे वो दूसरे देशों में गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में गई, वहां पर जाकर उन्होंने अपने उद्योग धंधे लगाए, वहां पर लोगों को रोजगार मिला। दूसरा क्या था कि वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। अब हर देश में जो माल बनता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में भेजा जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाने लगा, और वो देश जहां पर उत्पादन नहीं होता वहां पर उस माल की सप्लाई की जाती है। उदाहरण के तौर पर जो चाइना के खिलौने इंडिया में मिलते हैं वैश्वीकरण की देन है। विश्व की कोई भी गाड़ी है वो इंडिया में मिल जाती है, ये भी वैश्वीकरण की देन है। गरीब देशों का विकास।
आरंभ में ये कहा जाता है कि इससे गरीब देशों का विकास होता है। कैसे होता है कि जब गरीब देशों में उद्योग धंधे लग रहे हैं, वहां की सरकार को टैक्स मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वो देश अपना विकास करते हैं। उत्पादन को बढ़ावा कि जब अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण को अपनाया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अपने उत्पादन को बेचने में सक्षम हो पाएगा, और तब जाकर वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसे कमाने के लिए ज्यादा उत्पादन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय एकता व सद्भावना कि वैश्वीकरण क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि विश्व के सभी देश जो है आपस में मिलकर व्यापार करते हैं। समस्त संसार एक बाजार होता है, समस्त देश उसके उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं, तो आवागमन के कारण संस्कृतियों का आवागमन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, आपसी मनमुटाव दूर होते हैं, जो एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। अब इसके बुरे प्रभाव कौन से हैं? बुरे प्रभाव पहला क्या, गरीब देशों का शोषण कि वैश्वीकरण में जो नीतियां बनाई गई वो केवल और केवल मात्र ऐसी बनाई गई जिससे अमीर देशों को फायदा होता है, गरीब देशों का इससे शोषण होता है। अगर गरीब का शोषण होगा, अमीर को बढ़ावा मिलेगा, तो एक देश के अंदर जो अमीरी और गरीबी का अंतर है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा, अमीर और ज्यादा अमीर तथा गरीब और गरीब हो जाएगा। इससे असमानता को बढ़ावा मिलता है। जो भी हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो अल्प विकसित देशों में अपनी नियमों और शर्तों के अनुसार कंपनियां खोलती हैं, जिससे वहां पर पर्यावरण की अनदेखी की जाती है। उदाहरण के तौर पर भोपाल गैस त्रासदी इसका उदाहरण है। यूनियन कार्बाइड जो अमेरिका में है और एक इंडिया में लगी थी, दिन रात का नियमों में अंतर था। यहाँ नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो इससे क्या पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था पर मल्टीनेशनल कंपनीज का आधिपत्य स्थापित हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कंपनियां संचालित करती हैं। वो देश की सरकार को मजबूर करती हैं कि कैसी नीतियां अपनाएं, अन्यथा वो कहते हैं कि हम अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगे, तो तुम क्या करोगे। तो सरकार मजबूर होकर उनके अनुसार चलती है। नव उपनिवेशवाद कि एक प्रकार से उपनिवेश, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहले क्या था, डायरेक्ट रूप से वहां पर शासन करते थे, आज इनडायरेक्ट वे से उसको प्रभावित करते हैं। यानी जो पैसे वाले देश हैं वो गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। वो क्या करते हैं कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। कहते हैं कि हमारे देश के व्यापार के लिए अनुकूल नीतियां बनाई जाएं, अन्यथा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उत्पादन नहीं करेंगे, और उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।